So Namaskaram. We will do few concept from tax invoice chapter, that is debit note credit note वाला जो पार्ट है हम वो कवर अप कर लेते हैं। हमारे कुछ आर्टिकल्स है जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट नोट कब आएगी, क्रेडिट नोट कब आएगी। तो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में पहले बता देता हूँ आगे जाने से पहले। ये तीन डॉक्यूमेंट जो है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और टैक्स इनवॉइस, ये तीनों के तीनों जीएसटी लॉ में सप्लायर ही इशू करता है। पहला तो ये याद रखो, ठीक है ना। डेटर है कि क्रेडिटर है वो सब सोचना ही नहीं है। हमारे यहाँ पे कौन गेम किसके हाथ में है? पूरा का पूरा सप्लायर के हाथ में। तो टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर। डेबिट नोट भी कौन इशू करेगा? सप्लायर। और क्रेडिट नोट भी कब कौन इशू करेगा? सप्लायर। अब कब इशू होता है? ऑब्वियसली जब सप्लाई होता रहेगा तो क्या क्या होता होगा इशू? टैक्स इनवॉइस इशू होता रहेगा। सप्लाई हो गया। अब अगर आपको बिल में का दो चीज होता है, बिल में एक वैल्यू होता है और एक टैक्स होता है। बिल में मेनली दो चीजें होती है ना, आइटम का वैल्यू और उसका टैक्स। वैल्यू बढ़ाना है, सुनो मेरी बात, वैल्यू बढ़ाना है या टैक्स बढ़ाना है, मतलब आपने गलती से 12% का एचएसएन लगा दिया था, आपको 18% का एचएसएन लगाना था, या आपको 1,20,000 चार्ज करना था, गलती से आपने 1,00,000 ही चार्ज किया, दो टू टाइप करना रह गया, 1,20,000 का बिल था आपका। तो मैं क्या बता रहा हूं, सेम बिल का वैल्यू बढ़ाना था या उस बिल में का आपको टैक्स का रेट बढ़ाना था, इंक्रीज करना था। तो इंक्रीज करना है ना, इंक्रीज करना होता है तो डेबिट नोट इश्यू होता है। वैल्यू या टैक्स इंक्रीज करने के लिए क्या इश्यू होता है? डेबिट नोट। तो बताओ क्रेडिट नोट कब इश्यू होता रहेगा? गेस करो। डिक्रीज करने के लिए। कॉमन सेंस है ना, मतलब वैल्यू कम करना है। अपने माल दे दिया, फर्नीचर बना के पार्टी को दे दिया, पार्टी ने फोन करके आपको माँ बहन की गाली दे दी, बोला क्या फर्नीचर दिया है, घटिया फर्नीचर दिया है, ये वो। तो आपने 1,00,000 का बिल दिया था, पार्टी बोलता है 5,000 ही देगा। तो अभी आप 1,00,000 के ऊपर टैक्स भरोगे क्या? पार्टी जब 5,00,000 की दे रहा है, आप पागल हो गया 1,00,000 के ऊपर टैक्स भरने के लिए? तो आप क्या करोगे? 95,000 का क्या इश्यू करोगे? क्रेडिट नोट। समझ में आ रहा है? एक तरीका तो क्या था, भाग भाग के जाके इनवॉइस लेकर आओ, इनवॉइस फाड़ दो, नया इनवॉइस दे दो। लेकिन जीएसटी में वैसा सिस्टम नहीं है। एक बार जो चीज इश्यू हो गई उसको टच नहीं करना है, वो धरने दो ऐसी। अब उसको या तो वैल्यू बढ़ानी है या तो वैल्यू, कभी कभी गुड्स ही रिटर्न आ गए, अपने गुड्स बेचे सब, गुड्स रिटर्न आ गए, पूरे के पूरे रिटर्न आ गए, तो इनवॉइस तो दे ही दिया था आपने। अब क्या करोगे? उतनी ही वैल्यू का क्या इश्यू कर दोगे? क्रेडिट नोट, क्योंकि गुड्स ही रिटर्न आ गए। सिंपल वाला तो देखो, लीगल भाषा में अलग लिखा है, सिंपल भाषा तो समझो। तो मैं कैसे याद रखता हूँ? पहले तो ये तीनों डॉक्यूमेंट कौन इशू करेगा? सप्लायर की रेसिपिएंट। ट्रांजैक्शन में दो लोग होते हैं ना, सेलर होता है, बायर होता है। मेन टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है? सेलर। तो उसकी वैल्यू बढ़ाने का भी पावर किसको है? सेलर। और वैल्यू कम करने का पावर भी किसको है? सेलर को है। समझ में आ रहा है ना? बढ़ाने का होगा तो क्या इशू करेगा? डेबिट नोट। और कम करना है तो क्या इशू करेगा? सप्लाई होने के बाद, इनवॉइस बनने के बाद चेंज होता है तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात आती है। इनवॉइस अगर इशू ही नहीं हुआ रहेगा तो वही इनवॉइस चेंज करके दे दो ना आप। तो अगर पार्टी रेडी है इनवॉइस चेंज करने के लिए, अब कभी कभी क्या होता है, हमने इनवॉइस दे दिया, ठीक है ना, लेकिन अभी तक R1 फाइल नहीं हुआ है उस महीने का, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट खेलने से जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पार्टी हमारे पास ही रहती है, हम बोलते सर वो पुराना इनवॉइस फाड़ के फेंक देना, एक मैं नया इनवॉइस दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो नया इनवॉइस ही आप अपना कंसिडर करो। तो हमारे ऑफिस में वो भी एडजस्टमेंट होता है या दुनिया में वो भी होता है, क्योंकि अभी तक R1 फाइल नहीं हुआ है। मतलब गवर्नमेंट को अभी तक पता ही नहीं ना कि हमने इनवॉइस बदली किया, ये किया, वो किया, जो भी किया, ठीक है ना, वो इंटरनली चालू है। लेकिन एक बार R1 फाइल हो गया तो वो इनवॉइस नंबर, वो वैल्यू, वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब आप कुछ फाड़ फूड़ के कुछ कर मतलब ही नहीं है, डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड में चला गया वो। तो अभी आपको उसकी वैल्यू चेंज करनी होती है, तो हम क्या इश्यू करते हैं? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। यहां तक क्लियर है? पक्का समझा? अब ये इनवॉइस फाड़ने फूटने की बातें ना होकर के गवर्नमेंट ने नया लॉ सिस्टम क्या निकाला, इधर फाड़ फूट नहीं कर सकते ना आप। समझ रहे ना? कुछ लूप होल था ना अभी के सिस्टम में, जो मैंने अभी अभी आपको बोला। लेकिन अगर ई इनवॉइस बना होगा पोर्टल से, तो पोर्टल पे अगर कोई डिलीट करोगे तो फिर भी पोर्टल के पास तो रिकॉर्ड रहेगा कि ऐसा कुछ तो बिल बना था, फिर वो आपने डिलीट किया, ठीक है ना। तो इसलिए वो ई इनवॉइस निकाला कि आप पोर्टल पे ही डायरेक्टली इनवॉइस बना दो, तो हमारे पास रियल टाइम बेसिस पे डेटा आएगा आपका। ओके, आगे चलो, पढ़ाना चालू करो। फिर थोड़ा थोड़ा जो जो काम का एरिया है वो पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाता, नहीं तो मर ही जाओगे आज। लेकिन जो जो काम की चीजें कम से कम वो पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारा टाइम जोन का बात आता है कि इनवॉइस कितने दिन में होना चाहिए वगैरह, वो सब मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। मेन जो है वो बता देता हूँ। सर्विस इंडस्ट्री में इनवॉइस 30 डेज में हो जाना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, फ्रॉम डेट ऑफ
कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब अगर आज मेरा ऑडिट करके खत्म हो गया तो आज के बाद मेरे पास गवर्नमेंट ने टाइम कितना दिया है इनवॉइस इश्यू करने का? 30 डेज। इनवॉइस सर्विस इंडस्ट्री में हमेशा पहले काम होता है फिर इनवॉइस जाता है, ये समझो आप, और फिर उसके बाद पेमेंट आती है। तो पहले काम करो फिर बिल करो और उसके बाद पार्टी आपको क्या करेगी? पेमेंट करेगी। आप अगर मेरे स्टूडेंट होते तो आज मैं आपकी बैच खत्म करता, तो मेरा आज क्या हो गया? बैच खत्म। फिर मैं आपको क्या करूंगा? इनवॉइस, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे? पेमेंट। सर इनवॉइस करने के पहले अगर पेमेंट ले लिया तो उसको एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एडवांस के ऊपर भी जीएसटी लगता है सर्विस इंडस्ट्री में, गुड्स इंडस्ट्री में नहीं। सर्विस इंडस्ट्री में एडवांस के ऊपर क्या लगता है? जीएसटी लगता है, ठीक है ना। तो उसको एडवांस से रिसिप्ट इश्यू करना पड़ता है जो आएगा। सर ये 45 डेज किसके लिए? वो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, उनको इनवॉइसिंग इशू करने के लिए टाइम लगता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी वगैरह को क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जाने के लिए, इनवॉइस इशू करने के लिए थोड़ा टाइम चलता है क्योंकि वहां पे साइकिल होती है उनकी। तो उन्होंने उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया। इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी को कितना टाइम दिया उन्होंने? 45 डेज। नॉर्मल कंपनी के पास कितना टाइम है? 30 डेज, ठीक है ना। ये हो गया किसका? सर्विस का, मेन मेन, ठीक है ना। अब गुड्स का इनवॉइस कब इशू करोगे? आप ही बता दो मुझे। मतलब जिस दिन नहीं आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से यहाँ पे गाड़ी लोड हो गई, अब गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर चली, यहाँ पकड़ी जा सकती है कि नहीं? पकड़ी जा सकती है। मतलब इनवॉइस कब इशू करना था? आफ्टर रिमूवल की बिफोर रिमूवल? बिफोर रिमूवल। गाड़ी से शिपमेंट जाने से पहले ही क्या बन जाना था? इनवॉइस बन जाना चाहिए था, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। मूवमेंट मतलब जहां पे गाड़ी से माल जाने वाला है, ठीक है ना। सर 4 दिन एडवांस में बिल हो गया तो चलेगा क्या? हाँ। लास्ट डेट कौन सी है? जब ये माल, जब गुड्स यहाँ से फैक्ट्री से निकलेगा उसके बाद आप इनवॉइसिंग नहीं कर सकते, नहीं तो स्मगलिंग माना जाएगा। ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल बोला जाता है लीगल भाषा में। क्या बोला जाता है? ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल। आप इतना समझ लीजिए, ओके। और भी इसमें है लेकिन उस सब में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हम लोग। फिर इन्होंने बोला कि ये आपको दिख रहा है सेक्शन 31 एंड रूल 46। सेक्शन 31 रूल 46 क्या बोलता है कि बिल में इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए आपकी। तो अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी इनवॉइस अच्छे से पढ़ा है क्या? एक भी इनवॉइस अच्छे से नहीं पढ़ा? कोई बिल कुछ खरीद के लाए हो घर पे और उसका बिल नहीं पढ़ा आपने? थोड़ा तो याद करो क्या क्या होगा। एक तो जो कंपनी इश्यू करती है उसका पूरा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर सारा इंफॉर्मेशन होगा। मतलब उसका क्या क्या होगा? नेम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर उसके ऊपर होगा। कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर भी होना चाहिए उसके ऊपर। हर इनवॉइस का क्या होता है? इनवॉइस नंबर होता है। अच्छा, इनवॉइस नंबर अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी होता है, और अल्फा न्यूमेरिकल भी चलता है, मतलब कॉम्बिनेशन भी चलता है, ठीक है ना। जैसे अपना शायद ऐसा होता है ना, रे रापा स्लैश 2023-24 ऐसा होता है, और फिर 01, ठीक है ना। ऐसा हमारा होता है। अभी इसमें कैरेक्टर कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझ में आ रहा है? मतलब स्लैश, डैश, स्पेस सब काउंट करता है वो, ठीक है। और ऐसे कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं? 16 डिजिट। 16 डिजिट से ज्यादा आप इनवॉइसिंग नहीं रख सकते, क्योंकि पोर्टल पे 16 डिजिट ही जा सकते हैं। हमारे पोर्टल पे जो नंबरिंग जा सकती है वो कितनी जा सकती है? 16 डिजिट की। तो उसमें अल्फाबेट भी चलेंगे, न्यूमेरिकल भी चलेंगे, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब स्लैश, डैश, स्टार, हैशटैग, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी डाला तो वो काउंट होगा। डेट ऑफ इश्यू तो होना ही चाहिए। अच्छा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सामने वाला बंदा क्या है? रजिस्टर्ड है, तो उसका भी क्या होना चाहिए उसमें? नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर होना चाहिए। नहीं तो वो नहीं होगा तो फिर उसको क्रेडिट कैसे मिलेगा? आपके R1 में डेटा कैसे जाएगा? ठीक है ना। उसके बाद इफ रजिस्टर्ड, सामने वाला पर्सन इज अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड होगा तो हम ज्यादा टॉर्चर नहीं करते आपको। अनरजिस्टर्ड होगा तो नाम होना ही चाहिए आपका, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना। जहाँ पे B2C सप्लाई होता है वहां पे गवर्नमेंट ज्यादा डिटेल में बिलिंग नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि B2C वाले जाके क्या नहीं करने वाले, मतलब बिग बाजार में आपका नाम नहीं पूछा जाता। नहीं भी बताओगे तभी भी चलेगा, क्योंकि तुम कौन सा क्रेडिट लेने वाले हो उस चीज का, ठीक है ना। तो B2C सप्लाई है, डीमार्ट में आपको नाम नहीं पूछा जाता। बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तभी भी फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगर आपने 50,000 से ज्यादा का माल सप्लाई किया, कितने का? हाँ, तो नेम, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट अलॉन्ग विद द स्टेट कोड वगैरह सब लगेगा। कि ऐसा कौन साहब है जो 50,000 से ज्यादा माल खरीद रहा है और वो अनरजिस्टर्ड है,
थोड़ा झोल हो सकता है, यहाँ पे ब्लैक का पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, तो गवर्नमेंट को कम से कम उसका नाम पता चाहिए। और 50,000 के नीचे होगा तो बोलते कोई जरूरत नहीं है, अलग से इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर पार्टी बोलती है मेरे को इस नंबर, मेरे को इनवॉइस चाहिए चाहिए, 4,000 का सामान लिया आपने और आप बोलते हो मुझको इनवॉइस चाहिए, तो देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। अगर आपने पार्टी ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना, पार्टी ने रिक्वेस्ट किया तो आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आया होगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, जिस पर्सन को माल गया उसका नाम तो होना ही चाहिए। आप अमेजोन वगैरह से परचेज करते हो, 2,000 का भी आपने परचेज किया होगा, इधर क्या बोला है 50,000 का परचेस किया तो आपका नाम पता आना चाहिए ना। लेकिन आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे परचेस किया हुआ है, 2,000 का किया है, तभी भी आपका नाम पता तो होना ही चाहिए, नहीं तो गुड सप्लाई कैसे होगा आपको। फिर उन्होंने क्या बोला, HSN कोड होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मैं आपको लॉ बताऊंगा अभी। HSN कोड होना चाहिए, लेकिन कितने डिजिट, 8 डिजिट होता है ना, तो उसका लॉ देखो यहाँ पे नीचे लिखा है उन्होंने। अगर आपका टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, टर्नओवर कितना है आपका, लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड मिनिमम दिखाना ही पड़ेगा B2B सप्लाई के लिए। समझ में आ रहा है? B2B में HSN कोड मिनिमम 8 डिजिट का होता है, लेकिन मिनिमम कितने डिजिट दिखाने पड़ेंगे, 4 तो दिखानी पड़ेंगे। और B2C सप्लाई अगर आपने किया तो आपको 4 तो दिखानी ही पड़ेंगे, लेकिन आपके पास क्या है, ऑप्शनल है, आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन हम बोलते हैं कि दिखा ही दो, क्या ही तकलीफ है तुमको दिखाने के लिए, ठीक है ना। और अगर टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर है तो कितने डिजिट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, 6। B2B हो या B2C हो, ये समझ में आया आपको। इनवॉइस में का क्या, कौन से पॉइंट के ऊपर हमने बात किया, ये SSN कोड या SSC सर्विस का होगा तो SSC कोड होगा। फिर उसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि गुड्स क्या दिया आपने, गारमेंट है, लेदर है, क्या है, बताना पड़ेगा ना आपको वर्डिंग्स में। क्वांटिटी बताना पड़ेगा, टोटल वैल्यू बताना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू अगर अलग होगी तो बताना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू एक ही होती है, कभी कभी अलग भी होती है, ठीक है ना। रेट ऑफ टैक्स आपको लेना पड़ेगा, रेट ऑफ टैक्स में भी CGST GST अगर होगा तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स लेना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, फिर टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे कि फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, और फिर सिग्नेचर लगेगी। और सिग्नेचर तभी लगती है जब बिल फिजिकली बना हुआ है, बिल ही अगर सिस्टम के थ्रू बना होगा तो नीचे लिख कर आता है दिस डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू बी साइन, इट इज जनरेटेड बाय यूजिंग सिस्टम, सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस होता है, ठीक है ना। और अगर ये ऑनलाइन अगर आपने इनवॉइस बनाया होगा तो IRN नंबर आएगा उसके ऊपर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ऑनलाइन मतलब कौन सा, ई इनवॉइस अगर बनाया होगा तो IRN नंबर जनरेट होगा उसका। समझा मैंने क्या क्या बोला, इतने मिनिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसके ऊपर, टैक्स इनवॉइस के ऊपर, तभी वो लीगली करेक्ट है। इतना डिटेल, ये लॉ है ना, सेक्शन है, मैंने सेक्शन और रूल बोला ना, अपने मन से तो नहीं बता रहा हूँ, ये सेक्शन में लिखा हुआ है, ये रूल में लिखा हुआ है, मतलब ये GST के लॉ में लिखा है कि मिनिमम इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब GST का लॉ है, सेक्शन आया, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि GST ने कोई फॉर्मा एक टैक्स पर कोई ऐसा एक फॉर्मेट दिया इनवॉइस का, वैसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। जरूरी नहीं है, आप फॉर्मेट कोई भी फॉलो करो, ठीक है ना। बिग बाजार की बिल का फॉर्मेट अलग होता है, हमारा टैली में से निकलता है उसका फॉर्मेट, फॉर्मेट आपकी जो मर्जी हो फॉलो करो, उसके ऊपर कंटेंट जो है वो ये होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। आगे चलो, HSN की भी बात हो गई। अब मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, डुप्लीकेट कब होगा और ट्रिप्लीकेट कब होगा। आपने कभी देखा है ऐसे, जो कार्बन कॉपी वाला दुकान कभी कब गए रहोगे तो ओरिजिनल कॉपी आपको दी जाती है ना, और कार्बन कॉपी अपने पास रखता है। तो याद रखो हमेशा ओरिजिनल कॉपी किसके पास होती है, बायर के पास। बिल किसका होता है, बायर का होता है ना। अरे सेलर अपने लिए थोड़े क्या बिल बनाता है, अभी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आके फी भर के जाते हो तो ओरिजिनल रिसिप्ट स्टूडेंट लेके जाता है ना, ओरिजिनल हम कैसे रखेंगे, हमने बनाया किसका था, वो किसके लिए था, वो रिसिप्ट स्टूडेंट के लिए। तो वैसे ओरिजिनल बिल किसके लिए होता है, हमेशा रेसिपिएंट के लिए, याद रखो बायर के लिए, रेसिपिएंट के लिए होता है। सप्लायर के पास हमेशा कार्बन कॉपी रहती है, तो 2 ही कॉपी बननी चाहिए थी, डुप्लीकेट में बनना चाहिए था बिल, लेकिन ये बोलते हैं नहीं ट्रिप्लीकेट में बनाओ। बताओ तीसरी कॉपी कौन लेके जाएगा, एक कॉपी मेरे पास, मैं सप्लायर, एक रेसिपिएंट, तो तीसरा कौन लेके जाएगा, चले गवर्नमेंट नहीं, चले। अबे ट्रक लेके जाएगा ना जो बंदा, अरे ये लोग उसको रास्ते पे पकड़ा जाएगा ना, ट्रक वाले के पास भी एक कॉपी होनी चाहिए ना। कैसे लोग,
तो ओरिजिनल कॉपी कौन लेके जाएगा? रेसिपिएंट। डुप्लीकेट कौन लेके जाएगा? ट्रांसपोर्टर। और जो ट्रिप्लीकेट लास्ट कॉपी होती है, कार्बन कॉपी, वो किसके पास होगी? सप्लायर के पास। सर्विस इंडस्ट्री में अगेन एक मिसिंग हो जाएगा। सर्विस इंडस्ट्री में ट्रिप्लीकेट नहीं, क्योंकि सर्विस कोई ट्रक से नहीं देता, ठीक है ना। तो ओरिजिनल रेसिपिएंट लेके जाएगा, कॉपी सप्लायर। ये समझा आपको डुप्लीकेट किधर लिखा है, ट्रिप्लीकेट किधर लिखा है? कैसा अनाप शनाप तुम लोग देते हो आंसर। ये सैंपल इनवॉइस उन्होंने दिया है, काम का नहीं है। ई इनवॉइस यहाँ पे उन्होंने 10 करोड़ का रखा था, अभी कितना हो चुका है ये? 5 करोड़ का। लेकिन जो नोटिफाइड लोग हैं वही लोग उन्हीं लोगों को इनवॉइसिंग मैंडेटरी किया गया है। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर, अगर आपने ईआरपी सॉफ्टवेयर है, बिलिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपका कुछ भी होगा, तो आपके सॉफ्टवेयर को आपको ई इनवॉइस पोर्टल से लिंक करना पड़ेगा और ई इनवॉइस पोर्टल को रिपोर्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट। आप सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हो, लेकिन रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे रिटर्न भरते वैसे उस पोर्टल पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ई इनवॉइस ओनली B2B के लिए है, B2C के लिए नहीं है। बताओ क्यों? B2C में क्रेडिट पास ऑन होता है क्या? नहीं ना। क्रेडिट पास ऑन कहाँ पे होता है? हाँ, तो वहां पे झोल हो रहा था ना, इसलिए B2B के लिए ही खाली क्या लाया गया है? इनवॉइसिंग लाया गया है। तो बिग बाजार का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर होगा कि नहीं? होगा ना। लेकिन क्या आपका इनवॉइसिंग बनाते बैठेगा? आप 2 पार्ले जी का बिस्किट लेकर आ रहे हो, बोलेगा रुको सर इनवॉइसिंग बना रहे हैं। नहीं, वो तो काउंटर पे ही देगा ना, क्योंकि आप क्या ले रहे हो? B2C ले रहे हो। ये किसके लिए दिया जा रहा है? B2B के लिए दिया जा रहा है। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे बेनिफिट जो एडवांटेज है इनवॉइसिंग के, वो यहाँ पे लिख के रखे। क्या क्या लिखा है उन्होंने? एक्यूरेसी एंड रिकंसिलेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि पहले सिस्टम में अभी हम क्या, कैसे इनवॉइस कैसे डालते हैं? पहले हम टैली में बनाते हैं और फिर GST पोर्टल पे रिपोर्ट करते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली पोर्टल पे ही बनाओ। डायरेक्टली पोर्टल पे बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस कम, कॉपी पेस्ट वगैरह होने का टेंशन ही नहीं, ठीक है ना। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन क्यों? टाइम बचेगा तो कॉस्ट बचेगी, ठीक है ना। पेपर एलिमिनेशन, प्रिंट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वगैरह पोर्टल पे ही बना हुआ है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा आपका। कैसे? बिल बना के डिलीट किया, ये किया, वो किया, वो अभी नहीं हो सकता। अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट कैसे? क्योंकि ई इनवॉइसिंग बना रहे हो। कभी कभी क्या होता है, माल चले गया या सर्विस दे दी, ठीक है ना, और हम बिल ही नहीं देते पार्टी को। अभी क्या होने वाला है? बिल ही कहाँ पे बनने वाला है? पोर्टल पे। बिल जल्दी चला गया और पोर्टल के थ्रू गया हुआ है, तो आपको पेमेंट भी आप उसको बोल सकते हो ना, सर रिपोर्ट हो गया है सर, R1 में डेटा जा चुका है मेरे को टैक्स भरने का पेमेंट दे दो सर जल्दी, ठीक है ना। और बेटर रिलेशनशिप किसके साथ? रेसिपिएंट के साथ। क्यों? रिलेशन क्यों नहीं खराब होगा? अगर आपने क्रेडिट पास ऑन नहीं किया, मुझे बताओ, हमारे यहाँ पे एक दिन क्या हो गया, किसी का रिटर्न 11 तारीख पे भरना था घाई घाई में, तो हमारे जो पहले स्टाफ थे उन्होंने फोन किया क्लाइंट को, और क्लाइंट को बोला सर आपका अगर कोई भी अगर डेटा होगा तो दे दो। ऐसा कभी बोला 5 या 6 तारीख को, ड्यू डेट क्या थी? 11 तारीख थी। 5 6 तारीख को ही फोन करके पूछा, तभी क्लाइंट को लगा कि कोई डेटा नहीं है। ये लोग ने नील रिटर्न भर दिया 5 6 तारीख को, क्योंकि उसके बाद उनको छुट्टी पे जाने का था। सेल्फिश लोग, देखो कैसे जल्दी रिटर्न भर दिया। क्लाइंट ने 9 10 तारीख को फोन किया, बोला कि मेरा एक बिल है। ये बोलते हैं कि हमने रिटर्न भर दिया आपका, क्योंकि हम छुट्टी पे जा रहे थे। क्लाइंट भड़क गया, भड़केगा ही ना। ये जब ड्यू डेट 11 तारीख है, तो आपने इतनी जल्दी कैसे भर दिया, जबकि हमने कुछ गलत नहीं किया था, उसको पूछ के किया था। लेकिन क्लाइंट कभी कभी बाद में डिसीजन लेता है, उसका बिजनेस डीलिंग चलते रहता है इधर बाहर, ठीक है ना, तो बाद में उसका कोई डिसीजन चेंज हो गया, तो उसके लिए हमको सफर करना पड़ा। क्लाइंट ने 4 बातें सुनाई। क्यों? क्योंकि अभी वो रिवाइज नहीं हो सकता, अभी वो अगले महीने ही जाएगा। सामने वाली पार्टी को क्रेडिट कब मिलेगा? अगले महीने। अगले महीने का जब रिटर्न जाएगा, फिर R1 इसका जाएगा, तब उसके टू बी में रिफ्लेक्ट होगा। नहीं तो इसका अगर R1 अगर फाइल, इसका R1 नील चला गया ना, इसका मतलब इस महीने में किसी भी पार्टी को क्रेडिट इसके थ्रू तो नहीं मिलेगा, तो अपना रिलेशन खराब हो गया उसके साथ, उसका और पार्टी का रिलेशन खराब हो गया, और फिर उसका और हमारा रिलेशन खराब हो गया, क्योंकि वो अपने किसी न किसी के ऊपर ब्लेम डालना है। तो सीए कॉमन एक मंदिर की घंटा होती है कि जिसको बजाने के लिए कोई नहीं मिलता तो घंटा बजा के आ जाओ, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको इनवॉइसिंग बनाने की जरूरत नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, इंश्योरेंस को, बैंकिंग कंपनी को, GTA मतलब ट्रांसपोर्टर को, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस में बैठे हो तुम, कहाँ इनवॉइस जनरेट करेगा वो? अरे कंडक्टर कहाँ से इनवॉइस का सॉफ्टवेयर लेके जाएगा? वो तो उधर ही ऑन द स्पॉट बनाएगा ना। मूवी वालों को, मूवी देखने गए हो तुम लोग, लाइन में खड़े हो, उनको भी अभी क्या नहीं दिया है, मूवी थिएटर्स को भी क्या नहीं बोला, इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी उन्होंने एग्जम्पशन में डाल दिया कि आपको इनवॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
ये उन्होंने इनवॉइस का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाए हुए इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अभी इन्होंने 10 पोर्टल बना के रखे। बताओ 10 पोर्टल क्यों बनाए? हैंग ना हो जाए। एक आध पोर्टल अगर हैंग हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड थर्ड पोर्टल को आप रजिस्टर करके रख सकते हो, क्योंकि पूरा इंडिया भी इनवॉइस बनाएगा ना लाइव बेसिस पे। तो आगे आगे जाके गवर्नमेंट का मेरे को इंटेंशन क्लियर है। जब पहले आया था तो 50 करोड़ के ऊपर की एंटिटी को लाया गया, फिर बोला 10 करोड़ के ऊपर, अभी बोला 5 करोड़ के ऊपर, कुछ दिनों में बोल देंगे 2 करोड़ के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पोर्टल पे ही क्या बनाए, बिल बनाए, ऐसा उनका इंटेंशन है। तो पोर्टल भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बोला एक नहीं 10 पोर्टल बना। उन्होंने वर्क फ्लो वगैरह बता दिया, ये सब रहने दो एकेडमिक पर्पस के लिए। और तुम डायरेक्टली तुम खुद ही जनरेट करके देख लो इनवॉइस कैसे होता है। अच्छा, इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड भी आएगा। क्यूआर कोड समझता है ना, क्विक रिस्पॉन्स कोड, सबको पता है ना। ये देखो ये ऐसे, ये क्या है, क्यूआर कोड है। तो उससे फटाक से इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी ना, फेक है कि नहीं इमीडिएटली। ऑफिसर क्या करेगा, कोई भी ऑफिसर जब आपकी गाड़ी पकड़ेगा बोलेगा इनवॉइस दे इधर। अब वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है उसको खाली क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है, इमीडिएटली उसके सामने सारी चीजें ओपन हो जाएगी। फास्ट किया उन्होंने। अभी एक डायनामिक क्यूआर कोड करके इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो एंटिटी का टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, कितने करोड़ के ऊपर है, 500 करोड़, मतलब बहुत बड़ी एंटिटी हो गई आपकी। उन्होंने बोला आपके बिल के ऊपर क्यूआर कोड होना मैंडेटरी है, होना ही चाहिए क्यूआर कोड आपके बिल के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट अभी नॉन कैश इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है। अभी ये पेमेंट वाला क्यूआर कोड हो गया, ये इनवॉइस आइडेंटिफिकेशन वाला नहीं। ये कौन सा क्यूआर कोड, पेमेंट वाला, जो आप गूगल पे वाला करते हो ना। अभी सुबह नाश्ता लाने गया, उधर से क्यूआर कोड का फोटो निकाल के भेजा, वो वाला क्यूआर कोड। मुझे बताओ जो एंटिटी 500 करोड़ के ऊपर है, वो पहले B2B में धंधा करते रहेगी कि B2C में धंधा करती रहेगी? मोस्टली B2B में करती रहेगी। वो क्या क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं क्या? नहीं, वो तो बैंक अकाउंट से ही करते हैं ना, एनईएफटी आरटीजीएस। तो इन्होंने रिलैक्सेशन भी मांगा कि जहां पे हमको पेमेंट क्यूआर कोड से नहीं आता, बड़ी बड़ी पेमेंट होती है, वहां पे आप क्यूआर कोड का मैंडेटरी मत कीजिए। हाँ, हम बिग बाजार है तो हमारे हर काउंटर पे क्या होना चाहिए, क्यूआर कोड होना चाहिए। और आपने देखा होगा कोई भी अभी बड़ी दुकान में आप जाओगे तो मैंडेट किया है गवर्नमेंट ने कि आपके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शनल तो छोटे छोटे दुकान में भी लगा लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि होना ही चाहिए। और आपकी इनवॉइस में प्रिंट होना चाहिए, नॉट ओनली दुकान में, आपके इनवॉइस में प्रिंट होना चाहिए क्यूआर कोड। और डायनामिक क्यों बोला गया, क्योंकि डायनामिक इसलिए कि अभी हम लोग जो दुकान का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, वो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट का अमाउंट डालना पड़ता है कि 200 रुपया देना है कि 300 रुपया देना है। डायनामिक मतलब इनवॉइस के ऊपर ही क्यूआर कोड आएगा, मतलब जब मैं उसको स्कैन करूंगा तो मुझे अमाउंट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उतनी अमाउंट कैप्चर करेगा जितनी इनवॉइस में है। उतना टेक्नोलॉजी उन्होंने बोला कि आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये B2C के लिए, इन्होंने किसके लिए बोला, ये B2C सप्लाई के लिए। B2B के लिए उन्होंने मैंडेट नहीं किया, क्योंकि B2B मैंने बता दिया आपको, वो IMPS NEFT के थ्रू ही पेमेंट आता है, RTGS वगैरह के। बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, कभी तो बैठ के पढ़ो ये सब। मतलब हम जैसा घाई घाई में पढ़ रहे हैं ना, उतना घाई घाई में इसको नहीं पढ़ना चाहिए, आराम आराम से पढ़ना चाहिए। लेकिन आराम आराम से पढ़ने के लिए तुम मर जाओगे, ठीक है। तो देख लो तुमको कब जमता है। ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस करके कॉन्सेप्ट है, रहने दो अभी। अब दुकान में गए, आप 5 रुपए का इरेजर लेकर आए, क्या टैक्स इनवॉइस इशू करेगा वो? टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए उसको 2 रुपया लग जाएगा। समझ रहे हैं आपको? तो इन्होंने क्या बोला कि जो ये छोटे छोटे स्टेशनरी वगैरह की दुकान होते हैं, उनको हर बार हर पार्टी को टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, तभी जब उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, लेस देन 200 है। मतलब मोर देन 200 होगी तो करना ही पड़ेगा, आपको इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, लेस देन 200 है लेकिन पार्टी बोलता है कि मेरे को चाहिए चाहिए इनवॉइस, 57 रुपीज का बिल हो गया लेकिन ऑफिस का बिल है। मैंने इसको बोला जा अभी एक नोटबुक लेकर आ, 57 रुपीज का एक नोटबुक लेकर आया।
तो इसको क्या करना पड़े, मांग ही रहा है मेरे को बिल चाहिए, तो वो नहीं बोल सकते नहीं नहीं जीएसटी लॉ में लिखा है 200 के नीचे बिल नहीं देना है, तब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ये ऑप्शन है, मतलब सप्लायर अगर रजिस्टर्ड होगा जहां पे आपको क्रेडिट पास ऑन करना है, वहां पे 5 रुपए का भी अगर सप्लाई हुआ तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, बिल बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। या तो फिर उसको आप क्या करो, ट्रीट क्या करो, अनरजिस्टर्ड। अब हम भी क्या 2-5 रुपए का जब स्टेशनरी लेते हैं तो हम नहीं जीएसटी का बताते नहीं दुकान वाले को कि हमारा जीएसटी नंबर है, B2B सप्लाई करो, वो कॉमन सेंस की बात हो गई। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिल नहीं बनेगा, बिल बनेगा, लेकिन फिर उस बिल का नाम होता है कंसोलिडेटेड इनवॉइस, मतलब डे एंड पे जितने भी टोटल दिन में सप्लाई हुए रहेंगे उसका एक ही बिल बनेगा, क्योंकि टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना उसको। तो इसलिए आपने कभी B2C का बिल वाइज एंट्री नहीं मारोगे आप, B2C का आप कंबाइन में एंट्री मारते हो, B2B का इनवॉइस वाइज एंट्री मारते हो। ठीक है ना, तो वो याद रखो बस। अब बिल ऑफ सप्लाई का भी इश्यू होता है, ये मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था। बिल ऑफ सप्लाई जब जब पर्सन कौन होता है, कंपोजिशन डीलर होता है। जब पर्सन कौन होता है, कंपोजिशन डीलर, वो टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता, नहीं तो क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा, या आपकी सर्विस एग्जम्प्ट होगी, आपकी सर्विस या गुड्स क्या है, एग्जम्प्ट, तो आप क्या नहीं इशू कर सकते, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा आपको, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, बिल ऑफ सप्लाई। यहां तक क्लियर है। चलो आगे। पर्टिकुलर्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई ऑलमोस्ट वही है, खाली टैक्स आपको अलग से नहीं दिखाना होता। ये सब अभी मैं रिपीट नहीं करता। सर एक नया किसी ने पूछा डाउट, सर मैं बिग बाजार में गया या डीमार्ट में गया, मैंने टैक्सेबल गुड्स भी लिए और मैंने एग्जाम गुड्स भी लिए, तो क्या अभी मुझको टैक्सेबल के लिए अलग से बिल बना के देंगे और एग्जाम्पशन के लिए अलग से बिल ऑफ सप्लाई बना के देंगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जरूरत नहीं, फिर उस बिल का नाम आप हेडिंग रखो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें दोनों है, बिल में टैक्सेबल गुड्स भी है और एग्जाम भी है। समझ रहे हैं? तो ऐसा उन्होंने एक दिया रिसिप्ट वाउचर। ठीक है। अब आपको मुंबई में अगर शादी करनी थी, गांव में जब आप शादी करते तो आई होप मुहूर्त वगैरह देख के करते हो ना, यू सी एट मुहूर्त, मतलब कौन सा अच्छा दिन है, क्या है, नक्षत्र नक्षत्र क्या, बहुत कुछ देख के वो किया जाता है। मुंबई वगैरह जैसे शहरों में मुहूर्त देख के शादियां नहीं होती, हॉल की अवेलेबिलिटी देख के शादी होती है, कि जिस हॉल में आपको शादी करनी है वो हॉल कौन से डे पे अवेलेबल है, क्योंकि हॉल 6-6 महीने के लिए बुक होते रहते हैं। मतलब आपको अभी अगर जनवरी में शादी करनी तो हॉल नहीं मिलेगा, नवंबर में जाके आपको हॉल नहीं मिलेगा। ठीक है ना। फिर मिल भी सकता है, लेकिन फिर उनको जो तारीख बोलेंगे वो बताएंगे कि सर जनवरी में पूरा हॉल बुक है, 18 तारीख को सर 4 घंटे मिलेंगे बस आपको, अब 4 घंटे में शादी कर लो आप, या दोपहर के 2 बजे तक मिलेगा क्योंकि शाम को किसी और को हॉल दिया है, तो 2 बजे तक आपको हॉल खाली करना पड़ेगा। ऐसा होता है। हॉल की मारा मारी है, वहां पे जगह की मारा मारी है। मेट्रो सिटीज बोले तो लोग ज्यादा है, हॉल कम है, कम नहीं, हॉल भी बहुत सारे लेकिन लोग और ज्यादा है। तो आपको भी 6 महीने बाद शादी करनी है, हॉल अभी से बुक करके रखोगे ना, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है क्या, नहीं, लेकिन आपने हॉल वाले को पैसे दे दिए, हाँ 1 लाख रुपए आपने दे दिया, पैसे आ गए उसके पास, गवर्नमेंट बोलता है इसके ऊपर 18% जीएसटी भी भरना पड़ेगा, एडवांस के ऊपर टैक्स लगता है, याद रखो। लेकिन खाली गुड्स इंडस्ट्री में नहीं लगता, सर्विस इंडस्ट्री में लगता है। गुड्स इंडस्ट्री में एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगता, नोटिफिकेशन है, ओरिजिनली था, लेकिन फिर मैंने वो कल की वीडियो में दिखाया था कि सूरत वगैरह में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कि अगर तुमने मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, मेरा अगर ऑर्डर 1 लाख रुपए का होता है तो मटेरियल 60,000 का होता है, और मेरी पार्टी मेरे को 50,000 एडवांस देती है, मतलब 10,000 वगैरह में लोन लेके एडजस्ट करके गुड्स बनाता हूँ, रॉ मटेरियल लाना पड़ता है ना मुझे, और तुम उसमें से बोल रहे हो नहीं नहीं उसमें 18% आप इंक्लूसिव पकड़ के उसके ऊपर जीएसटी भर दो, तो मेरा वर्किंग कैपिटल खा जा रहे हो। तो इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी आने के कुछ महीनों बाद विड्रॉ किया कि गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर अभी भी है, क्योंकि सर्विस वाला नहीं बोल सकता ना मैं आर्टिकल को पहले रॉ मटेरियल करके लेकर आता हूँ फिर ऑडिट करता हूँ, उन्होंने बोला आपके यहाँ पे क्रेडिट पीरियड वगैरह चल जाता है, सर्विस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 लाख रुपए का हॉल बुक किया आपने, 18,000 का क्या दे दिया, जीएसटी। वो इनवॉइस आपको नहीं दे सकता, बताओ क्यों नहीं दे सकता, इनवॉइस तो सर्विस देने के बाद दिया जाता है ना, तो अभी कोई तो डॉक्यूमेंट देगा ना, प्रूफ तो देगा ना आपको, उस डॉक्यूमेंट का नाम है रिसिप्ट वाउचर। क्या देगा आपको वो, रिसिप्ट वाउचर, कि उसने क्या लिया, एडवांस लिया आपसे, ये समझ में आया, और एडवांस के ऊपर टैक्स भी भरेगा, एडवांस की सर्विस के एडवांस के ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। ओके
हाँ चलो आगे चलते हैं। फिर आपने जिस लड़की से शादी करनी थी वो लड़की किसी और के साथ भाग गई, ऐसी स्टोरी आपने बहुत बार सुनी है, क्योंकि 6 महीने का टाइम था, या लड़के को लड़की की सच्चाई दिख गई, लड़का भाग गया। अरे मंडप मंडप से तक लोग उठ के जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इतना सब बकचोदी करने से जब पहले ही नहीं कर देते, पहले ही बोल देते कि करना ही नहीं है। बेचारा हॉल बिल बुक करके फिर तुम उसकी उसकी मारते हो, गलत है। हिम्मत नहीं है आप लोगों में, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा होते रहता है, लेकिन समाज में क्या कर सकते हैं। तो लड़की भाग गई, अभी शादी तो होने वाली है नहीं और हॉल बुक हो गया था। अगर शादी हो जाती और 10 लाख का बिल होता तो 1 लाख आपने पहले ही दिया है, अब आप एडिशनल 9 लाख देते और आपको 10 लाख का इनवॉइस इश्यू हो जाता। ये समझ में आ रहा है। लेकिन क्योंकि शादी अभी हुई नहीं, आप गए उसके पास और उसको बोला कि मेरे को रिफंड चाहिए, क्या चाहिए, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, कोई कोई हॉल वाला बोलता है नहीं दूंगा, कोई कोई हॉल वाला बोलता है अपने पास डिमांड बहुत है, तू लेके जा रिफंड, भाई तेरे गम में अपन भी शामिल, ठीक है ना। तो जब वो रिफंड देगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट देगा, तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। अरे जैसे पहले इनवॉइस इश्यू किया था फिर क्रेडिट नोट से कैंसिल होता है इनवॉइस, वैसे अभी उसने क्या दिया था, जब एडवांस पेमेंट आया था तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था, अभी सप्लाई हुआ नहीं, ये दिख रहा है क्या यहाँ पे, सप्लाई हुआ नहीं, सप्लाई हुआ नहीं तो टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ नहीं, तो अभी कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू होगा, रिफंड वाउचर। ओके, कुछ नहीं, ये इनवॉइस और क्रेडिट नोट के जैसे काम करता है। ओके, सर क्या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है जो इनवॉइस के अलावा भी यूज हो सकते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने, तो इनवॉइसिंग थोड़ी ना क्या करूंगा मैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं तो डीसी बनता है, फिर डीसी बोले तो क्या, डिलीवरी चलान, क्या बनता है, डिलीवरी चलान। जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, इंपोर्ट, तो इंपोर्ट इनवॉइस में टैक्स नहीं होगा ना, टैक्स आप यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे भरते हो, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ एंट्री, क्या नाम है उसका, ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है, डिलीवरी चलान, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार क्लाइंट से टैक्स इनवॉइस ही मांगो, टैक्स इनवॉइस के अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है ना। डिलीवरी चलान एंड बिल ऑफ एंट्री द कॉमन एग्जांपल, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है इस लेवल पे। आगे चलता हूँ, दिख रहा है आपको ये डिलीवरी चलान, और कस्टम्स का लॉ पढ़ोगे तो वहां से क्या पता चलेगा, कस्टम्स का लॉ पढ़ना पड़ेगा ना, वहां से एक डॉक्यूमेंट और क्या पता चलेगा, बिल ऑफ एंट्री। जब इंडियन पोर्ट पे माल अनलोड होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल करता है इंपोर्टर, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, बिल ऑफ एंट्री। उसमें सारा डिटेल होता है कि गुड्स की वैल्यू कितनी है, हमने उसके ऊपर आईजीएसटी कितना भरा है, वो सब उसके ऊपर होता है। क्या आ गया अभी, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसका एक समरी आता है नीचे, वहां से पढ़ाऊंगा आपको। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हु कैन इशू टैक्स इनवॉइस, क्या अनरजिस्टर्ड, नहीं क्या अनरजिस्टर्ड पार्टी दे सकती है टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस देना तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पर्सन ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एंड रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब आरसीएम में रिसिपिएंट ही टैक्स इनवॉइस इशू करता है खुद के ऊपर, आरसीएम में। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का अलग होता है, फॉरवर्ड चार्ज में कौन टैक्स भरता है, सप्लायर, रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स भरता है, रेसिपिएंट, ठीक है ना। ये टाइम लिमिट है, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, तो मैंने क्या बताया था, एट अ टाइम ऑफ रिमूवल, ठीक है ना। और जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब गुड्स उधर ही पड़े हैं, गुड्स किधर जाएंगे नहीं, जैसे वेयर हाउस में गुड्स है और मैंने बेच दिए, इसको दिखाया दे कि ये वेयर हाउस में गुड्स है, तू खरीद ले, माल उधर ही है, कहीं जाने वाला है नहीं, तो मैं बोल ही नहीं सकता ना रिमूवल होगा, रिमूवल होना ही नहीं है, उधर ही पड़े रहेगा वो, ठीक है ना। तो एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जब मैंने इसको हैंड ओवर किया डॉक्यूमेंट वगैरह। फिर सर्विस का कितना मैंने बताया था आपको, 30 डेज में होना चाहिए, बैंकिंग इंश्योरेंस होगा तो 45 डेज, ठीक है ना। ये कुछ सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई वगैरह स्पेशल पॉइंट है, बाद में देखेंगे। क्या कंटेंट होना चाहिए इनवॉइस का, वो मैंने बता दिया डिटेल में आपको, आप इधर से पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा, आपको मेन लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रिप्लीकेट में गुड्स के लिए होता है और सर्विस का डुप्लीकेट में होता है, ये पता याद रहेगा। अभी ओरिजिनल किसके लिए जाता है, रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर, और तीसरा जो रहता है वो सप्लायर के पास होता है। और जो भी आपकी इनवॉइस की सीरियल नंबर है वो आपको जीएसटीआर 1 भरने के टाइम पे गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है, और वो कितने डिजिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इनवॉइस की सीरीज। फिर ई इनवॉइसिंग हो गया, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़
इन प्रेसिडिंग ईयर फ्रॉम एनी प्रेसिडिंग ईयर 17-18, 17-18 से लेके किसका भी अगर 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसको ई इनवॉइस मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है ना। ई इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल एक वेबसाइट है जहां पे इनवॉइस आपको अपलोड करने। आईआरएन क्या होता है? यूनिक रेफरेंस नंबर है, जनरेटेड एंड रिटन बाय आईआरपी on successfully registration of e-invoice. GST invoice will be valid only with valid IRN. एडवांटेज क्या है? ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल ऑटोमेटिकली बन जाएगा ई इनवॉइस के साथ, और आपका जीएसटीआर 1 भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दो चीजें ऑटोमेटिकली, अभी अलग अलग से बनाना पड़ता है ना, इनवॉइस अलग बनाना पड़ता है, ई वे बिल अलग से बनाना पड़ता है, और रिटर्न में डेटा अलग से आप करते हो। अगर इनवॉइस ही आपका पोर्टल पे बनेगा तो R1 और ई वे बिल ऑटोमेटिकली बनेगा ना, डेटा फेच करेगा वो, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल एरर कम हो जाएंगे, अर्ली पेमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव इफिशियंसी, रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन, फेक इनवॉइस का जो प्रॉब्लम है वो टेकन केयर किया जाएगा। B2B सप्लाई होगा तो एप्लीकेबल है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट होगा नोटिफाइड का तो एप्लीकेबल है, B2C होगा तो नॉट एप्लीकेबल, मैंने बताया था। और फिर ऐसे कुछ लोग हैं, ISDA TDS वाले लोग हैं, RCM वाले लोग हैं, RCM वालों को भी एप्लीकेबल कर दिया उन्होंने। यहाँ पे 9(4) का RCM को नहीं किया। इंपोर्ट बिल, बिल ऑफ एंट्री मैंने बताया था ना, वो भी इनवॉइस पे इधर नहीं बनता, उसका ऑलरेडी आइस गेट करके एक वेबसाइट है, ठीक है ना, जहाँ पे इंपोर्ट का वो डेटा जाता है वहां से बनता है। तो कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी है। अगर ई इनवॉइस करते हो तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कॉपी ही डिजिटल है, और वो ओरिजिनल है कि नहीं उसका क्यूआर कोड से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्शन दिया ई इनवॉइसिंग में से, कुछ लोगों को मैंने बता दिया, बैंकिंग कंपनी को दिया, जीटीए को दे दिया, जो सेज यूनिट होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनको, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को, मूवी थिएटर्स को, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अभी उन्होंने एग्जाम्शन दे दिया। कैसे काम करेगा सर? तो सबसे पहले क्या होगा, टैक्सपेयर क्रिएट जीएसटी इनवॉइसेस ऑन देयर ओन अकाउंटिंग बिलिंग ईआरपी सिस्टम एज पर ई इनवॉइसिंग स्कीमा। जो फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर में वो जनरेट करेंगे, टैली वगैरह जो भी हो सकता है। टैक्सपेयर अपलोड द ई इनवॉइस स्कीमा टू द आईआरपी इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल, जो 10 पोर्टल उन्होंने दिए थे, ठीक है ना। फिर आईआरपी पे क्या जनरेट हो जाएगा? आईआरएन, एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। आईआरएन डिजिटली साइंस द ई इनवॉइस, ऐड क्यूआर कोड, उस इनवॉइस पे क्या ऐड हो जाएगा? क्यूआर कोड, और डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा वहां पे। फिर आईआरपी रिटर्न द इनवॉइस टू द सप्लायर, हमारे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी आ गई। सप्लायर शेयर द इनवॉइस विद द रेसिपिएंट अलोंग विद क्यूआर कोड, ठीक है। ईवे बिल और ईवे बिल और ये जीएसटी का जो रिटर्न है, GSTR 1 and 2A, ये ऑटोमेटिकली डेटा पुल करेगा इधर से, ई इनवॉइस सॉफ्टवेयर में से। और यहाँ पे भी ईवे बिल भी ऑटोमेटिकली बनेगा, लेकिन ईवे बिल बनाने के लिए टाइम पे आपको जो पैरामीटर है, कौन से ट्रांसपोर्टर का जो आईडी वगैरह होता है वो आपको अलग से डालना पड़ेगा, कि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो उसके पास नहीं है ना। ई इनवॉइसिंग बनाने के टाइम पे आपके पास गाड़ी का इन्फॉर्मेशन नहीं होता, गाड़ी का इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलता है, उतना ही आपको खाली इनपुट करना पड़ेगा। सर कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस अलाउड है क्या? अलाउड बाय द सेलर बाय रिपोर्टिंग ऑन आईआरएन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, कुछ टाइम के अंदर ही उन्होंने कैंसिल करने का टाइम दिया होगा, देखेंगे स्पेसिफाइड टाइम के लिए रूल बनेगा। सर अमेंडमेंट हो सकता है क्या ऑन जीएसटी पोर्टल? जीएसटी पोर्टल पे अमेंडमेंट हो सकता है, आईआरपी पे नहीं हो सकता। मतलब इनवॉइस एक बार बन गया तो वो बना हुआ इनवॉइस आप जाके मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया, वैल्यू बढ़ानी हुई। मॉडिफिकेशन मतलब क्या है? तो वैल्यू बढ़ानी है, वैल्यू कम करनी है, कैंसिल करना है। तो क्या करोगे आप? डेबिट नोट इश्यू करो, बढ़ानी है तो, और कम करनी है तो क्रेडिट नोट इश्यू करो। और वो कहां पे रिपोर्ट करो? जीएसटी पोर्टल पे। रिवाइज इनवॉइस करके कॉन्सेप्ट है, वो रजिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टेड है। कंसोलिडेट का मैंने बता दिया, B2C में होता है यूजुअली, 200 रुपए के नीचे होगा तो। बिल ऑफ सप्लाई कब जाता है? जब गुड्स एग्जम्प्टेड है या कंपोजिशन है, तो वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते, उनको क्या इश्यू करना पड़ता है? हाँ, और जब आप एडवांस लेते हो तो क्या मिलता है आपको? रिसिप्ट वाउचर। और जब आप एडवांस कैंसिल रिफंड करते हो तो क्या देते हो? रिफंड वाउचर।
अब रिवर्स चार्ज का समझिए आप, दो रिवर्स चार्ज आपको एग्जांपल देता हूं मैं, दो तीन। एक तो सर्विस के रिवर्स चार्ज का कुछ एग्जांपल ले लो। सर्विस सेक्टर की पहली बात करेंगे। जीटीए करके एक पर्सन होता है, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट। ये फैक्ट्रीज को जब माल पहुंचाता है तो गवर्नमेंट बोलता है हम जीटीए के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो तो ट्रक वाले भैया है। उनकी सर्विस किसने ली है? फैक्ट्री ने ली है, व्यापारी ने लिए बड़े बड़े। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके सर्विस के ऊपर टैक्स भरो आप, ठीक है। जीटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते तो वो लोग टैक्स कंप्लायंस नहीं करते। तो इन्होंने बोला देखो, अगर फॉरवर्ड चार्ज में होता, बोला जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज में होता तो क्या होता? होता है फॉरवर्ड चार्ज वाला जीटीए भी होता है, ऑप्शन है जीटीए के पास। फॉरवर्ड चार्ज वाला होता तो क्या होता है? ये गाड़ी से आपको माल पहुंचाता, आप इसको 1,18,000 का पेमेंट करते। कितना पेमेंट करते? 1,18,000। ये 1,00,000 अपने पास रखता और 18,000 गवर्नमेंट को देता। समझ में आ रहा है आपको? ये फॉरवर्ड चार्ज हो गया। लेकिन मैं क्या बढ़ा रहा हूं आपको? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में फैक्ट्री इसको कितना देती है? 1,00,000 देती है, और फैक्ट्री अपने जेब में से कितना भर देती है गवर्नमेंट को? 18,000 अपने जेब में से भर देती। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मतलब फैक्ट्री को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। ये जो रेसिपिएंट है उसका सोचो आप। फॉरवर्ड चार्ज हो तभी भी 1,18,000 ही देने थे, और रिवर्स चार्ज होगा तभी भी 1,18,000 ही देने हैं। लेकिन फॉरवर्ड चार्ज अगर होता, इसकी जो सर्विसेज है अगर फॉरवर्ड चार्ज में होती, तो ये 1,18,000 सप्लायर को देता, और सप्लायर फिर गवर्नमेंट को 18,000 दे देता, 1,00,000 अपने पास रख लेता। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? उसको 1,00,000 देती है और 18,000 ही खुद से अपने जेब से भर देते हैं। और ये जितना भी भरा ये है तो इनपुट सर्विस ना, ये है क्या? इनपुट सर्विस। तो इसका इसको क्या मिलता है इमीडिएटली? आईटीसी। आईटीसी दोनों केस में मिलेगा ना, फॉरवर्ड चार्ज में हो या रिवर्स चार्ज में हो, मेरे लिए तो इनपुट सर्विस ही है, तो मुझे आईटीसी मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल ये हो गया जीटीए का एग्जांपल। फिर होते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी होती है तो कंपनी में क्या होते हैं? डायरेक्टर किसको सर्विस देते हैं? कंपनी को देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? आरसीएम है। डायरेक्टर इंडिविजुअल लोग हो गए ना, ये कहाँ जीएसटी में जाके रजिस्ट्रेशन लेंगे? हमारे कंपनी में दिनेश सर डायरेक्टर है, जॉर्ज थॉमस डायरेक्टर है, ये लोग कहाँ जाके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे? अगर कंपनी इनको बोर्ड मीटिंग फी वगैरह पे करती है तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? आरसीएम लगा हुआ है। आरसीएम मतलब कंपनी को खुद को टैक्स भरना है। समझ में आ रहा है? इनके सर्विसेज के ऊपर कंपनी टैक्स भरेगी। वैसे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है, ठीक है ना, और इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी के एजेंट होते हैं मार्केट में ना, एजेंट होते हैं ना बहुत सारे। तो एजेंट लोगों के ऊपर भरोसा होगा क्या गवर्नमेंट का? नहीं। तो एजेंट लोग सर्विस किसको दे रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। या रिकवरी एजेंट किसको सर्विस दे रहे हैं? बैंकिंग कंपनी को। तो गवर्नमेंट ने टैक्स किससे लिया होगा? बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी। आप सारे गायक हो समझो, सिंगर हो, और ये टी सीरीज है ना, टी सीरीज कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है, और सिंगर तो लाखों है मार्केट में। अब आप सब गाना गाते हो किसके लिए? टी सीरीज के लिए। तो सिंगर से टैक्स लेगा कि टी सीरीज से टैक्स लेगा? तो इसको आरसीएम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड चार्ज 99% चीजें किसमें कवर है? फॉरवर्ड चार्ज। मतलब जो सप्लायर है वही टैक्स भरेगा। लेकिन जहां जहां पे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि सप्लायर से टैक्स लेना हमारे लिए बड़ी दिक्कत का काम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है अगर सप्लायर से टैक्स लेंगे तो गवर्नमेंट ने वहां पे क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन भरता है? कुछ नहीं, इतना एकदम सिंपल है। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कौन भरता है? सप्लायर। और रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन भरता है? रेसिपिएंट। बस इतना याद रखो। फॉरवर्ड चार्ज में कौन? सप्लायर। और रिवर्स चार्ज में कौन? रेसिपिएंट। ओके। बाकी टैक्स के रेट वही रहते हैं, सब सिस्टम वही रहता है, खाली लाइबिलिटी चेंज हो जाती है। गुड्स इंडस्ट्री में अभी आप जो काम करते हो वो कैशू के ऊपर काम कर रहे हो। कैशू भी किसमें है? रिवर्स चार्ज में। मतलब आप जिन लोगों का अकाउंटिंग करते हो वो जो कैशू परचेस करते हैं, कैशू में से नट निकाल निकाल के बेचना उनका बिजनेस है, तो कैशू परचेस करते हैं ना, और जो कैशू यहां से परचेस करते हैं वो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड प्लेयर है, फार्मर बिरमर इन लोगों से वो लोग कैशू परचेस करते हैं। तो उस कैशू के ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना जरूरी है, ठीक है ना। और बहुत सारे आप देखोगे आपके पास जो क्लाइंट है या इस बेल्ट में बहुत सारे कैशू फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, वो लोग रिवर्स चार्ज को फॉलो नहीं कर रहे। कभी ना कभी गवर्नमेंट इनको अच्छा खासा नोटिस लगाने वाला है जो उनको बहुत महंगा जाएगा। इनके पास चॉइस है क्या टैक्स नहीं भरने का? रिवर्स चार्ज लगाया मतलब चार्ज है आपके ऊपर, आपके पास चॉइस नहीं है।
आप ये नहीं गवर्नमेंट को समझा सकते कि नहीं नहीं मैं भर भी देता तो क्रेडिट मुझे मिल जाता, तो भरो और क्रेडिट ले लो, आपके लिए कॉस्ट नहीं है कुछ, भरो और इमीडिएटली उसका क्या ले लो, क्रेडिट ले लो। नहीं भरोगे तो आपको क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, जेल हो सकती है, तो ये बहुत रिस्की काम है। तो ये हो गया रिवर्स चार्ज, ये समझा आपको। अब रिवर्स चार्ज में ये जो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो क्या टैक्स इनवॉइस इशू करेगा? अरे सोचो ना यार, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, अनरजिस्टर्ड डीलर कैसा टैक्स इनवॉइस करेगा इशू? तो यहां से यहां पेमेंट जाएगी ना, क्या जाएगी, पेमेंट। तो वो पेमेंट का डेटा और सारे कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी किसकी, अभी रेसिपिएंट की। रजिस्टर्ड कौन है जीएसटी लॉ में, रेसिपिएंट, ठीक है ना। तो ये देखो, ये रिवर्स चार्ज में क्या होता है, देखो, इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट, ठीक है ना, दिख रहा है आपको ये वर्डिंग यहाँ पे, सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर आती है जब आपका आइटम किस में होता है, रिवर्स चार्ज में। ओके, ये एक्सेप्शनल है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो पेमेंट वाउचर कब दिया जाएगा, तो एक 9394, ऐसे दो सेक्शन है, अभी उसके लिए आपको सेक्शन 9 डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो हम स्किप करके आगे आए हुए हैं, ठीक है ना। 93 में आरसीएम लिखा हुआ है, ओरिजिनल आरसीएम, यहाँ पे ये बिल्डर लोगों का आरसीएम है, खाली रियल एस्टेट का याद रखो आप, ठीक है ना, इसको इग्नोर करो फिलहाल। आप 93 वाला देखो, सप्लायर रजिस्टर्ड है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना। रिसिप्ट, कोई भी केस हो, तीनों केसेस में रेसिपिएंट विल इश्यू पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ पेमेंट। अरे पेमेंट मैं कर रहा हूं ना, तो मैं जब पेमेंट करूंगा तो आपको कौन सा वाउचर इश्यू करूंगा, पेमेंट वाउचर। मैं रेसिपिएंट हूं, आपने मुझे सर्विस दी है, रिवर्स चार्ज में है, आप ट्रक वाले भैया हो, आपको जब पेमेंट दूंगा तो मैं मेरे यहाँ पे क्या बना दूंगा, मेरे रिकॉर्ड के लिए पेमेंट वाउचर। और इनवॉइस कौन इश्यू करेगा, तो जहां पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, एंड रिसीव द सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, 93 का अगर होगा, ठीक है ना, 93 का अगर होगा, और सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, जिससे मैंने कैशू लिया या जिससे मैंने ट्रक का सामान लिया, मतलब ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया, वो लोग क्या कौन है, अनरजिस्टर्ड है, या मैं कंपनी, मेरे डायरेक्टर अनरजिस्टर्ड है, तो इनवॉइस तो इशू करना पड़ेगा सिस्टम को दिखाने के लिए। जीएसटी का पूरा सिस्टम कौन से बेसिस पे, इनवॉइस। इनवॉइस नहीं तो जीएसटी का पूरा सिस्टम फेल है, आप समझ रहे हो ना। पूरा आईटीसी वगैरह ये जो गेम रन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर हो रहा है, इनवॉइस। ईवे बिल भी कब बनेगा, जब इनवॉइस बनेगा। तो इनवॉइस ही अगर गलत बना या नहीं बना तो गड़बड़ है पूरा। और इन्होंने बोला अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी साहब, और आपको क्या बना, रेसिपिएंट ही क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा। थोड़ा अजीब सा लग रहा है अकाउंटेंट वालों को, देखो अकाउंटिंग लैंग्वेज में बहुत अजीब है, परचेस मैं करूं, पैसे भी मैं दूं, और बिल मैं ही बनाऊं, बिल तो तू बना के दे। अरे लेकिन आप इतना समझो कि सामने वाले को बिल बनाने का पावर ही नहीं है। क्यों नहीं है, सामने वाला कौन है, अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको कैसे बिल बना के दे सकता है, तो बिल बनाने की भी जिम्मेदारी किसकी हो गई फिर, तो कैश वालों का, जो आप जिनका आप काम करते हो, उसमें आपको परचेस बिल भी आप ही को ही बनाने हैं, और सेल्स बिल भी आप ही को ही बनाने हैं। थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा ही है। सागर समझे मैं क्या बोला ना, जरा ध्यान देना तू, ठीक है ना। चलो पहले डेबिट नोट की बात करता हूँ। डेबिट नोट कब इशू होती है, जब वैल्यू या टैक्स क्या करना है, इंक्रीज करना है। किसमें इंक्रीज करना है, इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो चुका है कि इनवॉइस इशू होना बाकी है, हो चुका है ना। इनवॉइस अगर इशू नहीं हुआ रहता तो वैल्यू बढ़ाना है कम करना है मैं इनवॉइस में ही कर देता। आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट की जब बातें करते हैं तो तभी करते हैं जब इनवॉइस ऑलरेडी इश्यू हो चुका है। अब जब ओरिजिनल लॉ बना था जीएसटी का लॉ 2017 में, तो उसमें प्रोविजन ऐसी आई थी कि अगर आपने इनवॉइस इशू किया और उस इनवॉइस में कुछ चेंज करना है तो उस इनवॉइस का करस्पॉन्डिंग डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होगा। मतलब मैंने महीने में 12 इनवॉइस अगर इशू किए रहेंगे और मुझे 12 की 12 इनवॉइस में कुछ चेंज करना है तो 12 डेबिट नोट क्रेडिट नोट जाएंगे। ये तो गधा मजदूरी का काम हो गया ना। तो बाद में लॉ अमेंड किया गया और बोला गया कि 12 के 12 इनवॉइस चेंज करने हैं आपको, एक डेबिट नोट इशू करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्डिंग क्या आ गई, देखो वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस। पहले ये वर्डिंग समझ में आ रहा है, मतलब डेबिट नोट जो है वो एक या अनेक इनवॉइसेस को एक ही टाइम पे चेंज कर सकता है, लेकिन रेफरेंसिंग देना पड़ेगा आपको कौन से इनवॉइसेस चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। हैव बीन इशूड, इनवॉइस तो इशू हो चुका, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ,
और उन्होंने लैंग्वेज देखो कैसा किया है, टैक्सेबल वैल्यू इन द इनवॉइस, जो इनवॉइस गया है मार्केट में इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू से टैक्सेबल वैल्यू कम है। मतलब रियल में आपको 2 लाख रुपया वैल्यू करनी थी, लेकिन अभी आपने 1.2 लाख करके बेचा है। मतलब आपको क्या करनी है, वैल्यू बढ़ानी है कि कम करनी है? 80,000 से बढ़ानी है ना। तो 1.2 का तो इनवॉइस इशू हो ही चुका है, अब 80,000 का क्या इशू करोगे? डेबिट नोट इशू करोगे। या तो टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज लेस देन टैक्स पेबल, मतलब आपको 18% चार्ज करना था, गलती से आपने 12% का HSN लगाया हुआ है। अभी आपको क्या करना है? बढ़ाना है। तो कितने से बढ़ाओगे? 6% से बढ़ाओगे ना आप। फिर से 18% से तो इशू नहीं करोगे ना गधे के जैसा, नहीं तो 30% हो जाएगा टैक्स। जितना डिफरेंशिएट वैल्यू है उतने का ही इशू करना होता है। डेबिट नोट कौन इशू करेगा? सप्लायर, वो भी कौन? रजिस्टर्ड, मतलब जिसने पहले टैक्स इनवॉइस इशू किया था, जिसका आपने R1 भरा है, वही डेबिट नोट इशू करेगा। किसे करेगा? किसको भी करेगा? नहीं, अरे उसी रेसिपिएंट को करेगा ना जिसको पहले आपने इनवॉइस रेज किया था। ओके, समझा? ऊपर जाता हूं। तो क्रेडिट नोट में क्या होगा? अभी वैल्यू या टैक्स क्या करना होगा? कम करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही लैंग्वेज, 1 or more टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड, हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? टैक्सेबल वैल्यू इन द इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू, मतलब वैल्यू अपनी गलती से ज्यादा कर दी थी, तो 2 लाख आपने चार्ज किया, जबकि आपको 1.2 चार्ज करना था, तो अभी 80,000 से वैल्यू कम करनी है। या टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज ग्रेटर देन द टैक्स पेबल, मतलब आपने 18% का बिल इशू किया, जबकि कितने का इशू होना चाहिए था? 12% का, तो अभी 6% कम करने पड़ेंगे। या तो गुड्स रिटर्न ही आ गए आपके, सब सही है, वैल्यू सही है, रेट सही है, सब सही, लेकिन गुड्स ही क्या हो गए? रिटर्न आ गए। या जो सप्लायर है वो आपको गाली दे रहा है फोन करके, माँ बहन की, बोलता है कि क्या गुड्स दिया है, घटिया दिया है, रिटर्न नहीं दूंगा लेकिन वैल्यू कम करूंगा, तो क्या हो गया? कम करना है ना आपको वैल्यू, टैक्स लायबिलिटी तो प्रोपोर्शनेटली कम होनी चाहिए, तो क्या इशू करोगे आप? क्रेडिट नोट इशू करोगे। कौन करेगा? अगेन सप्लायर। मतलब मैंने आपको क्या बताया, तीनों डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस हो, ई इनवॉइस हो, ईवे बिल हो, जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बात की है, ये सारे कौन इश्यू करता है? सप्लायर, क्योंकि सप्लायर के ऊपर ओनस है। फिर मैंने रिवर्स चार्ज का भी बताया, रिवर्स चार्ज में एक्सेप्शन क्या क्रिएट हो जाता है? रिवर्स चार्ज में सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो उसका इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट इशू करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सामने वाला तो कंप्लायंस करने ही नहीं वाला। समझा आपको थोड़ा तो? डेबिट क्रेडिट नोट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो समझ में आ रही है क्या आपको? शायली एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड। ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हो चुका है, इसमें बहुत सारे हमने क्या इशू किए रहेंगे? टैक्स इनवॉइसेस इशू किए होंगे, तो उसके बदले में हमको क्या इशू करना है? अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करना है, तो कुछ तो टाइम लिमिट होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि 4 साल के बाद में 4 साल पहले का डेबिट नोट इशू करूं, गवर्नमेंट ने भी कुछ टाइम लिमिट दिया होगा, और वो टाइम लिमिट लॉजिकली उन्होंने कनेक्ट किया है एनुअल रिटर्न के साथ। एनुअल रिटर्न मतलब रिटर्न 9, R9 कब भरना था? 31 दिसंबर तक भरना था ना। अरे अभी R9 भरना चालू करोगे ना आप, 31 दिसंबर के पहले आपको क्या भरना चाहिए? आपका एनुअल रिटर्न जाना चाहिए, और एनुअल रिटर्न में पूरे साल में जो भी आपने महाभारत किया होगा फिनेंशियल ईयर में, वो सारा महाभारत आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए एनुअल रिटर्न में। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया देखो यहाँ पे, थोड़ा टेक्निकल है। तो अगर कोई कोई क्लाइंट आपको फोन करके पूछता है कि साहब 22-23 में मैंने एक सप्लाई किया था, वो पार्टी पैसे दे नहीं रही है, एक नंबर की हरामखोर पार्टी, मैं क्या करूं? तो आप क्या बोलोगे? मैंने इनवॉइस इशू किया है, सब दे दिया है, अब क्या करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे ना। क्रेडिट नोट इशू करोगे ना। समझ में आ रहा है आपको? तो कोई टाइम लिमिट होना चाहिए कि नहीं? फाइनेंशियल ईयर तो जा चुका ना, अब मार्च में जाके तो कैसे करोगे? मार्च का रिटर्न जा चुका है आपका, तो अप्रैल का रिटर्न भी गया होगा, मई का रिटर्न गया, जून का रिटर्न गया, अभी कौन सा महीना चालू हो गया? नवंबर चालू हो गया। आप समझ रहे हो? तो क्या इस महीने में भी
डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू हो सकता है क्या लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का मतलब समझ रहे हो ना, 22-23 का अभी भी हो सकता है क्या? तो आंसर इज यस, हो सकता है। कब इश्यू हो सकता है? 30 नवंबर के पहले या एनुअल रिटर्न भरने से पहले, विच एवर इज अर्लियर। अब इसलिए अभी तक हमने एनुअल रिटर्न किसी के भरे ही नहीं है, तो हमारे पास टाइम कब तक का है? 30 नवंबर तक का है। एक्चुअली 30 नवंबर गलत डेट है, टेक्निकली बात करो तो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने इशू की है, ये आपको R1 में दिखाना पड़ता है, GSTR 1 और 3B में उसका टैक्स एडजस्ट करना पड़ता है। किसमें दिखाना पड़ता है? 3B में टैक्स एडजस्ट करना पड़ता है। टैक्स कम होगा ना, क्रेडिट नोट की वजह से टैक्स कम होगा, डेबिट नोट की वजह से टैक्स बढ़ेगा आपका। तो ये बढ़ना घटाना जो भी करना है वो 3B में करना है। 30 नवंबर पे तो कोई 3B जाता ही नहीं। 3B कब जाता है? लास्ट 3B कब जाएगा? अभी 20 तारीख को चला जाएगा। मतलब ये अक्टूबर मंथ का जो 3B जाने वाला है, जिसकी ड्यू डेट 20 नवंबर है, उसके पहले आपको सारे डेबिट नोट क्रेडिट नोट लास्ट ईयर के इश्यू कर लेने चाहिए। देखो समझा क्या मैंने क्या बोला? हो ड्यू डेट उन्होंने 30 नवंबर तक का दिया है, कर सकते हो, लेकिन फिर आपको 3B डिले करना पड़ेगा। 3B आपने भर दिया अगर, ये वाला 3B, तो गेम खत्म हो गया ना। फिर 3B भर दिया अगर आपने 20 तारीख को, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते 22 तारीख को। 22 नवंबर 23 नवंबर पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चला गया अक्टूबर का 3B, चला गया। कहां चेंज करोगे आप? रिवाइज करने का तो ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए टेक्निकली अगर बात करेंगे तो 20 नवंबर के पहले ये चेंज हो जाना चाहिए। मतलब जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू करने हैं लास्ट ईयर के, वो हो जाने चाहिए, और फिर एनुअल रिटर्न में वो डेटा कैप्चर होना चाहिए आपका। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर चला गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसका, कुछ भी नहीं। सैड बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ना वैल्यू बढ़ा सकते हो ना वैल्यू कम कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले को उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे। ये टाइम लिमिट एक मुझे बताना था बस। तो दिस इज अ होल चैप्टर इनवॉइस का। ठीक है, समरी में फास्ट रिवीजन समझ लीजिए, जैसा भी आपको समझना है।